हरिओम। सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए सेशन में। इससे पहले जो हमने कल की क्लास की थी वहाँ पे 14 क्वेश्चन हमने 2017 के जो क्वेश्चन पेपर था उसके सॉल्व हमने किए थे शिक्षण अभिरुचि के। और आज यह जो पेपर है यह हमारा 2019 का पेपर है, तो इसके हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 2019 का सेट है यह शिक्षा शास्त्री एंट्रेंस टेस्ट का। तो पहले का जो सिलेबस था थोड़ा चेंज था, लेकिन जो क्वेश्चन का पाठ्यक्रम पैटर्न था वो चेंज था। 160 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, पर अब वह चीज़ें नहीं हैं। तो केवल शिक्षण अभिरुचि हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि स्टार्ट है। और कल की वीडियो आपने देख ली होगी, और अब एडमिट कार्ड भी आप लोगों का आ चुका है वेबसाइट में, आप लोग चेक कर लीजिए जिन्होंने अभी नहीं देखा है। सेंटर इत्यादि आपका उसमें लिखा होगा, और धीरे धीरे अब अपनी परीक्षा की अंतिम सिद्धता की ओर को आप जा रहे हैं। कुछ समय अब आपके पास बचा हुआ है, और बाकी देखिए टेंशन ऐसी कुछ नहीं लेनी है। जितना भी आप अध्ययन किए हुए हैं बस उसका अभ्यास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभ्यास जितना आप करेंगे उतना आपके लिए परीक्षा अच्छी होगी और उतनी सरल आपको लगेगी। तो जो भी पढ़े हैं उसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। भले ही नया ना पढ़ पाएँ, लेकिन पढ़ा हुआ रिवीजन जरूर हो पाए, ये चीज़ का ध्यान आपको देना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम यहाँ पे प्रश्न है 180 नंबर। शिक्षणं शिक्षायाः अंगं वर्तते, अंगं न वर्तते, संबंधः नास्ति, किमपि न। तो देखिए एक क्वेश्चन है शिक्षण और शिक्षा, आपके टॉपिक में लगा हुआ है शिक्षा। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल अभी वर्तमान में चेंज है, वो चीज़ें मैंने आपको हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ऐसा एकदम इसी तरह क्वेश्चन आपको सिमिलरली नहीं मिलेगा। हाँ, इसकी तरह संबंधित चीज़ों को जोड़ के कनेक्ट करके क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जो शिक्षण है वो शिक्षा का क्या है, अंग है। ठीक है, शिक्षण क्या है, शिक्षा का एक अंग है। पहला यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर इसका है। अनंतरम छात्र केंद्रित शिक्षणस्य आशयः कः। तो छात्र केंद्रित जो शिक्षण होता है उसका क्या आशय है। प्रत्येकं छात्रस्य निःशुल्क शिक्षणे छात्राणां पूर्णसंयोगः, छात्रेभ्यः स्वातन्त्र्यप्रदानम्, और प्रत्येकं छात्रस्य आवश्यकतायाः ध्यानम्। तो इसमें से छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है ये आपको बताना है क्वेश्चन में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बाल केंद्रित शिक्षा के विषय में मैंने आपको बताया था। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र केंद्रित भी आप उसको कह सकते हैं। उसमें छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोई भी नियम बनाया जाता है या अध्ययन कराया जाता है कि छात्र कैसे जल्दी से जल्दी अच्छे से सीख पाएँ। तो इस चीज़ का हम वहाँ पे ध्यान देते हैं। और शिक्षक केंद्रित में क्या होता है, शिक्षक जैसा मन में आए वैसा वहाँ पे करता है। मतलब वो कोई भी विधि प्रयोग कर सकता है, उसको मन में आए तो मतलब अपने हिसाब से पढ़ाएगा टोटल। वहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है। छात्र केंद्रित में टीचर को छात्र का ध्यान देना है, छात्र की आवश्यकता कैसे वो समझेगा उस चीज़ को ध्यान में। टीचर इज ए फैसिलिटेटर, टीचर एक सुगम करता है, छात्रों के अध्ययन में वो बस सुगमता करने का कार्य करता है। ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी और विकल्प भी यहाँ पे देखिए आपको लगेंगे, छात्र को निःशुल्क शिक्षा, तो ये भी है लेकिन इसमें उतना हम इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। अनंतरम माध्यमिक स्तरे संस्कृत शिक्षायाः उद्देश्यं भवितुम् अर्हति। माध्यमिक शिक्षा में माध्यमिक स्तर की जो संस्कृत शिक्षा, माध्यमिक स्तर में संस्कृत शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य है। शास्त्र ज्ञानम, उत्साहवर्धनम, प्रतिस्पर्धा भाववृद्धि, संस्कृतेः परिचयः। तो माध्यमिक स्तर में संस्कृत शिक्षा का उद्देश्य हमारा शास्त्रों का ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत शिक्षा और शास्त्रों का ज्ञान यहाँ पे माध्यमिक स्तर पे इसका उद्देश्य होता है। जो संस्कृत हमारे जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं वहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है, माध्यमिक स्तर पे स्टार्टिंग हो जाती है इसकी। एक क्वेश्चन ऐसा कल भी था, वहाँ पे भी मैंने आंसर आपको बताया था विकल्प के अनुसार। अगला क्वेश्चन है एतेषु कः गुरुः उत्तमः भवति। इनमें से कौन सा गुरु उत्तम होगा। आत्मसंयमी, विद्वान, चरित्रवान, उपयुक्तम त्रयम। तो देखिए जितने भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना जहाँ पे आपको बहुविकल्पात्मक मतलब 3 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ये 3 के 3 सही है, ऐसा अगर कहीं विकल्प आपको देखने को मिलता है तो अधिकतर उनमें 100 में से लगभग जितने भी हमने क्वेश्चन चेक किए हैं अधिकांशतः सभी जगह आपको देखने को मिलेगा उसमें से 3 के 3 आपके विकल्प राइट आंसर हैं।
तो यहाँ पे भी उसी तरह की स्थिति है। तो तीनों यहाँ पे उत्तम गुरु के यहाँ पे तीनों मतलब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो तीनों यहाँ पे राइट है। तो उपयुक्तम त्रयम। अगला है बालकस्य प्रथम गुरु। बालक का जो प्रथम गुरु कौन होता है? माता, पिता, परिवार, प्राथमिक शिक्षक। इसका उत्तर हो जाएगा जो बालक है उसकी प्रथम गुरु माता होती है। उसकी माता से ही वह स्टार्टिंग में जो भी सामान्य अध्ययन इत्यादि होता है, भाषा ज्ञान होता है, ये सब चीज़ें माता ही उसको सिखाती है। अध्यापकः आत्मनः निंदकेन छात्रेण सह कथं व्यवहरेत्। जो छात्र डिमोटिवेट हो चुका है, जिसको मतलब कि अपने से कोई मतलब नहीं है, वो क्या है, डिमोटिवेट हो चुका, कहीं फेलियर है, फेल हो चुका है, अपने आप से उसको चीज़ें को आशा नहीं है, तो ऐसे छात्र के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए एक अध्यापक को? शत्रुवत, मित्रवत, अवहेलनापूर्वकम, निंदकवत। तो उत्तर इसका हो जाएगा मित्रवत। एक अध्यापक को उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। मारिया मोंटेसरी महोदयायाः योगदानम अस्ति। मारिया मोंटेसरी एक विधि है जो खेल में इसमें शिक्षण कराया जाता है, और यह इसका जो मारिया मोंटेसरी विधि है ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण, इनका योगदान इसमें रहा हुआ है पूर्व प्राथमिक शिक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तम अध्यापकस्य लक्षणं भवति यत्। उत्तम अध्यापक का लक्षण क्या होता है? सर्वदा स्मितवदनः, छात्राणां नाम्ना संबोधकः, प्रत्येकं छात्रं प्रति अवधानवान, प्रागुक्तम त्रयमपि। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे विकल्प राइट होगा? हमेशा अच्छा बोलने वाला, छात्रों को उनके नाम से संबोधित करने वाला, और प्रत्येक छात्र के ऊपर ध्यान देने वाला। तो अध्यापक का यहाँ पे उत्तम अध्यापक के इसमें लक्षण, यहाँ पे भी राइट आंसर जो बोर्ड ने इसका दिया था वो तीनों यहाँ पे दिया हुआ था आंसर की के अनुसार, और वैसे भी देखें तो तीनों इसमें आ जाएंगे। प्रागुक्तम त्रयमपि। अगला क्वेश्चन है छात्राणाम अशुद्ध संस्कृतोच्चारणस्य परिष्करणार्थम ऐसा प्रक्रिया अनुष्ठीयते। छात्र जो है अशुद्ध संस्कृत बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो उसको हमें सुधारना है, उसका परिष्कार करना है। तो उसके लिए क्या हम लोग प्रक्रिया प्रयोग कर सकते हैं? संस्कृत गीतालापः, उच्चारण पुनरुच्चारण विधि, समान अक्षर युक्तानां श्लोकानां वाचनम, उपयुक्तम त्रयमपि। यहाँ पे भी राइट आंसर इसका उपयुक्तम त्रयमपि है। यदि कश्चित् छात्रः अध्यापकस्य वचनं नानुपालयति तर्हि किं करणीयम। कोई छात्र अध्यापक का वचन का पालन नहीं करता है तो कैसा क्या करना चाहिए? तस्मिन् अवधानं न देयं, वैयक्तिक रूपेण सह बोधनीयः, शारीरिक रूपेण सह दंडनीयः, अभिभावकान आहूय विचारः करणीय। देखिए, अगर कोई छात्र अध्यापक के वचनों का पालन नहीं कर रहा है, उसकी बातें नहीं मान रहा है, तो लास्ट ऑप्शन रहता है एक बार उसके अभिभावकों को बुलाकर उनके साथ इस चीज़ के बारे में चर्चा करना। ठीक है, ये है। और अगर पूछा था कि क्लास में इस तरह की चीज़ें कर रहा है, लेट आ रहा है, या अनुशासनहीनता कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों में क्या उसको व्यक्तिगत रूप से हम एक बार उसको बता देते। अब यहाँ पे अध्यापक का वचन ही नहीं सुन रहा है, उसका पालन ही नहीं करता है, तो ऐसे में अभिभावक को बुला करके उसमें हमें विचार करना है। शिक्षकस्य भाषण शैली प्रश्नकरण शैली च कीदृशी स्यात्। एक शिक्षक की भाषण यानी कि जो बोलने की कला है, बोलना और उस प्रश्न पूछना, इसकी शैली किस प्रकार की होनी चाहिए? यांत्रिकी, विचित्रा, वैविध्यपूर्णा, वैयक्तिकी। तो देखिए, जो भाषण शैली है उसमें विविधता होनी चाहिए। प्रश्न भी केवल एक ही प्रकार के नहीं होने चाहिए, पूरे पाठ्यक्रम से होने चाहिए, और विविध प्रकार के प्रश्नों का उसने प्रयोग करना चाहिए अपने अध्यापन में, अपने पठन पाठन की क्रिया में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वैविध्यपूर्ण उसकी शैली होनी चाहिए भाषण की और प्रश्नकरण की। अगला प्रश्न है शिक्षणे भिन्न भिन्न विधिनाम प्रयोगः किमर्थम क्रियते। जो शिक्षण है उसमें हम विभिन्न विधियों का प्रयोग क्यों करते हैं जी? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एतैः शिक्षणं प्रभावपूर्णं भवति, शिक्षणं दीर्घं भवति, शिक्षणं शीघ्रं भवति, एतैः शिक्षकस्य कालयापनं भवति। तो देखिए, शिक्षण विधि का प्रयोग करके शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शिक्षण में बहुत सारी विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें अनुवाद विधि है, और साथ में सूत्र विधि है, भाष्य विधि है, लेखन विधि है,
प्रयोग विधि है और खेल विधि है। और इसी तरह भी अगर हम, ये तो हमारी सामान्य विधियां हैं, और इसमें भी इसके भी दो भाग हैं, एक पारंपरिक विधियां हैं, उसके बाद एक भारतीय हमारी विधियां हैं जो भारत के प्राचीन जितने भी हमारे संस्कृत के शास्त्रज्ञ थे उन्होंने दी हुई हैं। और एक जो भी वैदेशिक लोग हैं, जितने भी बाहर के मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे मारिया मोंटेसरी आपने देखा, उन्होंने मोंटेसरी विधि दी हुई है, कुल्डवेल कुक ने खेल विधि दी हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी विधियां हैं, बाल उद्यान विधि है लेविन पार्क हस्ट की। तो इस तरह की काफ़ी विधियां हैं, तो इनका प्रयोग शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है इसके बाद, शिक्षणार्थम योजना कदा निर्मेया। शिक्षण के लिए योजना कब निर्माण हमें करनी चाहिए? पाठनात् परम, पाठनात् पूर्वम, यदा कदापि पाठन काले। तो शिक्षण के लिए हमें किसी भी योजना का निर्माण उसको पढ़ाने से पहले करना चाहिए। यदा भवद्भिः सर्वे शिक्षणाभ्यासम करिष्यन्ति। जब आप लोग शिक्षण अभ्यास करेंगे, टीचिंग ट्रेनिंग करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पाठ योजना का निर्माण करना होता है जो क्लास में आप पढ़ाएंगे। तो जो भी आप वहाँ पढ़ाएंगे उसकी तैयारी आपको अपने घर में, अब जहाँ पे भी आप रूम पे रह रहे हैं, तो पहले से आपको उसको तैयार करना है, पूरा निर्माण करना है, फिर आगे वहाँ जाके पढ़ाना है। तो पाठन से पूर्व उसका निर्माण हमें करना होता है। यदि कक्षायां कोऽपि छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थो न भवति तदा अध्यापकः किं कुर्यात्? स्वयम् उत्तरेत्, शारीरिकदण्डं दद्यात्, अन्यान् छात्रान् उत्तरं वक्तुम् आदिशेत्, छात्राणाम् अनुत्तरकारणं ज्ञातुं यतेत्। अगर कोई छात्र उत्तर देने में समर्थ नहीं है तो अध्यापक को क्या करना है, अनुत्तर का कारण जानना है। वो क्यों उत्तर नहीं दे पा रहा है, वहाँ पे मतलब वो समझ नहीं पा रहा है, मतलब क्या कारण है कि वो उसका रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसका उत्तर नहीं बता पा रहा है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधस्य मुख्यम उत्तरदायित्वम कस्य। कक्षा प्रबंधन यानी कि क्लास मैनेजमेंट जो होता है, उसकी क्लास भी मैंने पढ़ाया भी था, आपको ये बताया भी था। तो इसका मुख्य उत्तरदायित्व किसका है? कक्षा नायक का है, कक्षा शिक्षक का है, संस्कृत अध्यापक का है, गणित के अध्यापक का है? तो किसी विशेष अध्यापक का यह उत्तरदायित्व नहीं है। यह जो है उत्तरदायित्व कक्षा शिक्षक का होता है। ठीक है, किसी भी क्लास का मैनेजमेंट करना उस क्लास के टीचर का, उस क्लास के उस कक्षा के अध्यापक का दायित्व होता है। उसके बाद अग्रिम प्रश्न में हम चलते हैं। शिक्षकेण शिक्षणस्य कः पक्षः अवलंबनीयः। शिक्षक के द्वारा शिक्षण का कौन सा पक्ष, किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार की विधियों को उसका प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, जिससे कि रुचिपूर्ण उसका अध्यापन हो। कलात्मक पक्षः, वैज्ञानिक पक्षः, उभौ अपि न किमपि। तो देखिए, कलात्मक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष दोनों का प्रयोग कोई भी शिक्षक अपने शिक्षण में ध्यान देना उसको चाहिए। कलात्मक चीज़ों को कलात्मक रूप से भी करना चाहिए और वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग उसमें करना चाहिए, और वर्तमान के साथ में हर चीज़ को जोड़ते हुए चलना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है, उभौ अपि। शिक्षकस्य सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं कार्यमस्ति। कस्यापि शिक्षकस्य कृते कः सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं कार्यं भवितुं शक्यते? छात्राणां मूल्यांकनम्, अध्ययनयोग्यपरिस्थितिनिर्माणं, छात्राणां दोषज्ञापनम्, अतिरिक्तकालांशेऽपि पाठनम्। तो ये जो विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट वर्क एक टीचर के लिए क्या होगा? तो अध्ययन योग्य परिस्थिति का निर्माण करना, जो टीचिंग इन्वायरमेंट तैयार करना, वहाँ पे एक लर्निंग टीचिंग का एक इन्वायरमेंट तैयार करना, ये एक किसी भी अध्यापक के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अनन्तरम् अग्रिम प्रश्नः, अध्यापकस्य कार्यक्षमता वर्धते। अध्यापकस्य कार्यक्षमता कथं वर्धते? पदोन्नतिप्रदानेन, कठोरप्रशासनेन, कृतकार्यस्य प्रोत्साहनेन, उत्तमवेतनेन। कस्यापि अध्यापकस्य कृते किं महत्त्वपूर्णं भवितुं शक्यते येन तस्य कार्यक्षमता वर्धितुं शक्यते? महत्त्वपूर्णम् अत्र महत्त्वपूर्णविकल्पम् अत्र अस्ति, यत् उत्तमविकल्पः भवितुं शक्यते तत् अस्ति कृतकार्यस्य प्रोत्साहनेन। कस्यापि अध्यापकस्य कृते एतत् अति महत्वपूर्णं भवति। अगर कोई भी अध्यापक है, अगर वो अच्छे से पढ़ा रहा है, वो चीज़ों को
कर रहा है, अगर उसका हम प्रोत्साहन कर दें, उसको उसका कुछ अवार्ड दिया जाए, मतलब उसको एक्सीलेंसी इस चीज़ों की, जो भी प्रेजेंट में आप KVS में, DSSB में और जो भी सेंट्रल इस तरह के कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी टीचर कर रहा है उसका प्रोत्साहन करेंगे तो क्या होगा, वो स्वाभाविक है कार्य क्षमता का वर्धन होगा। देखिए अगर यहाँ पे अभी एक चीज़ और भी, अगर एक क्वेश्चन पिछले पेपर में आपने देखा होगा, वहाँ पे तीनों के तीनों भी हमने आंसर दिए थे। क्यों? वैसे अगर यहाँ पे देखता कि उपयुक्त तयम विकल्प इस तरह से अगर ऑप्शन दिया होता तो 3 के 3 विकल्प यहाँ पे राइट आंसर होते। किसी को अगर हम अध्यापक को पदोन्नति दे रहे हैं तब भी उसकी कार्य क्षमता का वर्धन होता है। कठोर प्रशासन, अगर कहीं कोई हेड, मान लीजिए क्लास विश्वविद्यालय है या फिर हमारे संस्थान का ही किसी कैंपस का निदेशक बहुत कठोर प्रशासन वाला है, उसने खतरनाक नियम वहाँ पे बनाए हुए हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि अध्यापकों को कार्य करना पड़ता है, ज़बरदस्ती हो लेकिन कार्य क्षमता का वर्धन वहाँ पे होता है। कृत कार्य से प्रोत्साहन है, तो यहाँ पे तो होगा ही, स्वाभाविक है। उत्तम वेतन है, अगर वेतन अच्छा मिल रहा है तो तब भी हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा कार्य इसके लिए करूँ। तो राइट आंसर इन सभी विकल्पों के अनुसार कृत कार्य से प्रोत्साहनम यहाँ पे राइट आंसर है। कक्षायां शिक्षणम प्रभावितम न भवति, कक्षा में शिक्षण किस प्रकार से प्रभावित नहीं होगा, किससे नहीं होगा? वातावरण से, छात्रों से, अध्यापकेन, क्रीड़ांगणस्य आकारेण। कक्षा में शिक्षण प्रभावितम क्रीड़ांगणस्य आकारेण न भवति, तो क्रीड़ांगण का आकार का मतलब अध्यापन में या शिक्षण में उतना कोई मतलब नहीं है। वातावरण से भी, अध्यापक से और छात्र, तीनों के तीनों से शिक्षण प्रभावित होगा। अगर छात्र नहीं है, संख्या नहीं है, अध्यापक नहीं है या वातावरण अच्छा नहीं है, और ये जब ये तीनों की तीन चीज़ों से क्या होगा, शिक्षण प्रभावित होगा। बल्कि क्रीड़ांगण के आकार, जो ग्राउंड का क्षेत्रफल है, उसका परिमाप है, उससे कोई भी यहाँ पे प्रभावित उतना नहीं होगा। खेल इत्यादि प्रभावित हो सकती है, खेल की क्रियाएं, उनमें उतना विकल्प नहीं हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षणम नाम, शिक्षण क्या है? भाषणम, वाचनम, लेखनम, बोधनम। तो शिक्षण क्या है? बोधनम। शिक्षण क्या है? बोधनम। किसी भी चीज़ का बोध होना, ज्ञान होना, अवबोध होना, यही शिक्षण है। एक हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षण। वैदिक काले शिक्षा कीदृशी आसीत्, वैदिक काल में शिक्षा किस प्रकार की थी? लैखिकी और मौखिकी, सांकेतिकी, प्रायोगिकी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आप पहले भी क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं जहाँ पे पूछा गया है वैदिक काल की शिक्षा के विषय में। तो देखिए वैदिक काल के समय शिक्षा हमारी मौखिकी शिक्षा थी, क्योंकि श्रुति परंपरा थी। मैंने इससे पहले आपको वेद का एक क्लास किया हुआ है, वहाँ पे वेद के बारे में विस्तार से बताया था, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो मौखिक परंपरा यहाँ पे, मौखिक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, बौद्ध शिक्षायाः प्रमुखम केंद्रम आसीत्, बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? तो इसमें देखिए जो प्रमुख केंद्र है, वैसे सभी प्रमुख हैं लेकिन इन सब में भी तक्षशिला ज़्यादा प्रमुख है। अगर पूछा जाए कि प्रमुख केंद्र क्या है, वैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, नालंदा भी है, लेकिन बौद्ध शिक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय इनमें है वो है तक्षशिला। एतेषु कः संस्कारः शिक्षा प्रवेशस्य अर्थं बोधयति, शिक्षा प्रवेशस्य कृते उपनयन संस्कारः। ठीक है, शिक्षा के प्रवेश के लिए क्या होता है? उपनयन संस्कार होता है, और समावर्तन संस्कार होता है जब शिक्षा पूरी हो जाती है। यदि भवतः कक्षायाम् एकः छात्रः गृहकार्यं न करोति तदा भवान् कक्षातः बहिर्गच्छतु गच्छतु इति इत्यादेक्ष्यति, प्रधानाचार्यं सूचयिष्यति, कारणं ज्ञात्वा निवारणाय सहायतां करिष्यति, तस्य कारणं ज्ञास्यति। अगर कोई छात्र है वो गृह कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे में टीचर के रूप में आपको क्या करना चाहिए? कक्षा से बाहर जाने का उसको आदेश देना चाहिए, प्रधानाचार्य को बताना चाहिए, या उसका कारण जान के उसका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ जो ऑप्शन है ये क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला है शिक्षक छात्रेभ्यः गृह कार्यं ददाति यतोहि, कोई भी शिक्षक गृह कार्य छात्र को क्यों देता है, उसका क्या रीजन है गृह कार्य देने का? शिक्षणे तद अनिवार्यं सोपानम् अस्ति, छात्राणां स्वाध्याये रुचि वर्धेत, छात्राः गृहकार्यं कर्तुं वाञ्छन्ति, संरक्षकाः संतुष्टाः भवन्ति। तो यहाँ पे क्या विकल्प इसका राइट आंसर होगा, आपको बताना है गृह कार्य का। तो देखिए यह है ना, छात्रों के स्वाध्याय में रुचि का इससे वर्धन होता है गृह कार्य से। गृह कार्य का क्वेश्चन पिछले वाले में भी, इससे पहले के पेपर में भी देखे थे आपने। अगला क्वेश्चन है गृह कार्य दानस्य उद्देश्यमस्ति, गृह कार्य दान का उद्देश्य क्या है? अधीतस्य दृढ़ीकरणम,
तो यही हो जाएगा। देखिए अधिक अधिक जितना पढ़ा हुआ है उसका दैनिकरण उसको अच्छे से समझना ही गृह कार्य का। जो विद्यालय में पढ़ा गया उसी को रिपीट अगर आप रिविजन करते हैं घर जाके, वो शिक्षक उसी को आपको देता है, उसके पाठ पढ़ा दिया, आप जाइए उसके क्वेश्चंस ढूंढिए करिए, तो उससे क्या होगा, आप अच्छे से तैयार कर लेंगे उसको समझेंगे। तो ये है यहाँ पे फर्स्ट आंसर राइट इसका। शिक्षा एतदर्थम अपेक्षते, शिक्षा किस लिए यहाँ पे अपेक्षित है, मतलब कि यहाँ इम्पोर्टेंस यहाँ पे शिक्षा की है। जन्म विद्वांसम कर्तुम, जन्म स्वावलंबिनम कर्तुम, जन्म धनार्जन योग्यम कर्तुम, जन्म विवाहार्थम सिद्धम कर्तुम। तो शिक्षा का इम्पोर्टेंस यहाँ पे सबसे जो अगर बात करें तो है किसी भी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना। इससे पहले भी एक जो फर्स्ट पेपर आपने इससे पहले का देखा था वहाँ पे भी शायद आपने यह विकल्प देखा होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रे शिक्षायाः विकासस्य प्रधान लक्ष्यं, कस्यापि ग्रामीण क्षेत्रे शिक्षायाः विकासस्य प्रधान लक्ष्यं किं भवति। प्राथमिक प्रौढ शिक्षयोः प्रचारः, नगरसुखस्य बोधनम्, उच्च शिक्षणस्य ज्ञानप्रदानं, ग्रामात् बहिर्गमन मार्गदर्शनम। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार करना। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है ना, बच्चों को विद्यालय नहीं भेजा जाता या इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए मुख्य लक्ष्य वहाँ पे क्या है कि वो लोग अपनी प्राथमिक शिक्षा और अपनी प्रौढ़ शिक्षा वहाँ पे अध्ययन कर लें। अग्रिम प्रश्न इसके बाद, अभिभावकः स्वबालकार्थं शिक्षकेभ्यः किम अभिलषति। कोई भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के लिए शिक्षक से क्या चाहता है, किस चीज़ की इच्छा रखता है। सपक्ष व्यवहारम, अति प्रेम प्रदर्शनम, आत्माभिव्यक्त्यर्थम अवसर कल्पनम, वेशधारण क्षमता। तो कोई भी पेरेंट्स यही चाहेगा कि हमारा जो बालक है, हमारा जो छात्र मतलब स्टूडेंट है उसकी आत्मा अभिव्यक्ति, वो जो भी चीज़ है ना, नॉलेज तो हर किसी के पास आजकल है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। कोई जो उसको आगे बढ़ाता है वो ही एक शिक्षक होता है। शिक्षक क्या करता है ना, आपकी एक शक्ति है, आप किस चीज़ में उत्तम हैं, आपको वॉलीबॉल खेलना अच्छे से आता है, लेकिन किसी कोच के पास आप जाएंगे, उसकी सहायता से क्या होगा, आप उसके बेस्ट प्लेयर बन सकते हैं, आप उस गेम्स में आप ओलंपिक में जा सकते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, कोई भी विशेषज्ञ किसी भी क्षेत्र का, किसी भी विषय का, वो हमारी जो आत्मा अभिव्यक्ति है उसको जागृत करता है, साथ ही में हमारे अंदर जो एक विशिष्ट क्षमता है उसका विकास करता है। तो एक शिक्षक का यह हर कोई अध्यापक शिक्षकों में यह परिवर्तन करता है और अभिभावक यही चाहता भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अनंतरम संस्कृत शिक्षा आयोग से समयः कः। संस्कृत शिक्षा आयोग का यहाँ पे समय क्या है आपको बताना है। देखिए यह क्वेश्चन में आपको विकल्प में आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। मैंने पढ़ाया हुआ है आपको बहुत ही अच्छे से। सुनीति कुमार चटर्जी महोदय की अनुशंसा ये अध्यक्ष इसके बनाए गए थे। प्रथम संस्कृत आयोग यह था और इसके बाद द्वितीय संस्कृत आयोग भी 2015-16 में गठित किया गया था। और इस संस्कृत आयोग ने संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र में शामिल किया जाए और संस्कृत के विद्यालयों में छात्र और मतलब छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की भर्ती की जाए, इस तरह के काफ़ी चीज़ें उस समय, और शास्त्रों का संग्रहण कैसे करना है, इस तरह की चीज़ों का के लिए बात की थी। तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। 110 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। भारतीय शिक्षा आयोग से अध्यक्ष आसीत्। भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि आपका अंतिम जो लास्ट आयोग शिक्षा का है, ये है आपका देखिए कोठारी आयोग, ठीक है, दौलत सिंह कोठारी आयोग भी हम इसे कहते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग को 1964 से 66 इसका समय है। लक्ष्मण स्वामी मुदालिक माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, और राधा कृष्णन जी हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन है, तो ये हमारे राष्ट्रपति रहे हुए हैं। भारते बालानां विकासे महती समस्या अस्ति। भारत में बच्चों के विकास में एक इम्पोर्टेंट बहुत ही बड़ी समस्या देखने को मिलती है, वो क्या है। खाद्य पदार्थानां न्यूनता, कुपोषणम, शिक्षकाणाम अनवधानता, स्थूलता। तो बच्चों के विकास में जो एक बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है वो है खाद्य पदार्थों की न्यूनता, ठीक है। खाद्य पदार्थों की न्यूनता हमें दिखाई देती है छात्रों के विकास में, है एक बड़ी क्या समस्या है। ये जो क्वेश्चन है ये वर्तमान के जो पेपर हैं 2022, 23, 24 में आप ऐसे क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। ये पहले का क्वेश्चन है, पहले के लगभग हर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते थे।
अगला क्वेश्चन है, यदि सर्वेषां बालानाम् एका एव समस्या स्यात् तर्हि तस्याः समस्याः समाधानं कथं करणीयम्। अगर क्लास में 50 छात्र हैं और सभी की समस्या एक ही है, सभी को केवल एक ही क्वेश्चन के बारे में जानना है, एक ही समस्या उन सभी की, तो शिक्षक को कैसे उसका निवारण करना चाहिए। एक एक सह सभी का एक एक करके उसको बुला के उसकी निवारण करना है समस्या का, सबका एक साथ में। आदौ वैसा ज्येष्ठा न, पहले क्रम से, पहले आयु के अनुसार बड़ों का, पहले कनिष्ठों का, आयु के अनुसार पहले छोटों का, तो किस तरह से करना चाहिए। देखिए, शिक्षण में क्या एक औपचारिक प्रक्रिया है, तो औपचारिकत्व तो हर जगह हमें देखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक रूप से सभी का। यहाँ पे सभी की एक ही समस्या है तो सबका हम सामूहिक रूप से समाधान हमें करना चाहिए शिक्षक के रूप में। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः इत्यादीनि वाक्यानि कीदृशानि मूल्यानि उत्पादयन्ति। इस तरह के जो वैदिक वाक्य हैं, इससे पहले का एक जो इससे पहले वाली वीडियो हमने बनाई थी, वहाँ पे आप लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद, बहुत सारे साथियों का आंसर भी दिया था, सा विद्याया विमुक्तये, तो तैत्तिरीय उपनिषद की है वह, और तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल, ये शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद की। आज का आंसर भी आपको देना है, तो यहाँ पे वाक्य लिखे हुए हैं, इनको आप देख के बताइएगा। सत्यम वल धर्मम चर कहाँ का है, और स्वाध्यायन मा प्रमदः ये कहाँ का वाक्य है, किस उपनिषद का है, ठीक है। और आंसर इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीवन मूल्यानि। अधिगमः नाम, अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, तो बाल बोधनम ही अधिगम। अधिगम क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे स्वभाव में एक स्थायी परिवर्तन आता है। मनुष्य के व्यवहार में, उसके स्वभाव में, उसमें क्या होता है, स्थायी परिवर्तन देखने को मिलता है। निरंतर जो भी हम सीख रहे हैं, जो जान रहे हैं, वही शिक्षा है। शिक्षा का नाम अधिगम बोधम, सो शिक्षा को अधिगम भी कहते हैं, अधिगम ही शिक्षा है। तो ये दोनों आपस में पर्याय हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंस है इसमें। अधिगम आप आगे जाके पूरा सिलेबस, जब आपका अधिगम आकलन बीएड में, आप इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बालेभ्यः रोचते, छात्रों को क्या अच्छा लगता है। यहाँ पे कक्षा प्रणाली, कथा प्रणाली, प्रवचन प्रणाली, उपदेश प्रणाली। आप किसी को उपदेश दोगे तो वो नहीं सुनना चाहेगा, प्रवचन दे रहे तो वो भी नहीं सुनना चाहेगा, कक्षा प्रणाली भी उतनी अच्छी बच्चों को नहीं लगेगी। अगर हाँ, उनको आप कहानी सुनाओगे, पंचतंत्र की कहानी आप ले आए, हितोपदेश की कहानी आपने ले ली हैं, और जो भी एक बत्तीसी करके एक किताब बचपन में चलती थी, वेताल विक्रम, जो अकबर बीरबल की कहानियाँ भी चलती हैं, तो इस तरह की कहानियाँ अगर बच्चों को हम सुनाते हैं, इस तरह से छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जितना बच्चा छोटा है, वहाँ पे हम जितनी उनको मोरल स्टोरीज़ का प्रयोग वहाँ पे करें, उनके अंदर वो चीज़ों को करने का वो प्रयास करते हैं। हम उनको बताएंगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक कहानी के माध्यम से बताएंगे तो उसको ज़्यादा यूज़ करना, अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे उस चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलता है। तो कथा प्रणाली राइट आंसर है। क्वेश्चन 117, बाल बोधार्थम विशेषेण पाठनीय, बच्चों के बोध के लिए, बाल मतलब छोटे बच्चों को आप कह सकते हैं, उनके लिए विशेष रूप से हमें क्या पढ़ाना चाहिए। पंचरात्रम, चरपट पंचरीगा, गीत गोविंदम, पंचतंत्रम। तो यहाँ पे हो जाएगा पंचतंत्र। हमें बच्चों को बाल बोधार्थम, बाल कथा, बाल बोध के लिए हमें पंचतंत्र का अध्ययन कराना चाहिए विशेष रूप से। NCTE स्तृतम रूपम किम, NCTE राष्ट्रीय अध्यापक या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। इसका कार्य, इसका सन, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं विस्तार से पूरी क्लास में, तो ज़्यादा मैं अब यहाँ पे वीडियो में बात नहीं करता हूँ, केवल आंसर तक ही सीमित रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कस्य महापुरुषस्य जन्म दिनांकः, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो किस महापुरुष का जन्म दिनांक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महोदय हैं। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को बनाते हैं, और शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपने कमेंट में बताना है। शिक्षा दिवस आपने बताना है सभी लोगों ने कि हम लोग शिक्षा दिवस किस दिन मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था, तो उसी दिन शिक्षा दिवस हम लोग मनाते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इत्ययं कार्यक्रमः आसीत्, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी देखिए जो है कार्यक्रम है, ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आई थी, उसी शिक्षा नीति में इग्नू और भी ये चीज़ों के बारे में चीज़ें
उसमें लिखी हुई थी, संस्तुति उनकी की गई थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए यह एक योजना थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब है यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड का ऑपरेशन नहीं करना है, उसको उखाड़ना नहीं है। इसका मतलब था कि सभी विद्यालयों में, सभी प्राथमिक विद्यालयों में एक ब्लैक बोर्ड, चौक एवं डस्टर, ये जो सामान्य चीज़ है ये अवश्य रूप से होना चाहिए। ये हर किसी विद्यालय में हम उपलब्ध हो, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी विद्यालयों के पास मूलभूत में ये जो ब्लैक बोर्ड है ये आवश्यक हो। तो ये हमारा आज का 120 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आज इतने ही क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। आगे क्वेश्चंस जो हैं उनको भी देखेंगे, प्रयास करेंगे। आगे की क्लासेस समय अनुरूप हो सकता है कि अब आगे 1-2 दिन आपको नहीं भी मिल सकती हैं, इसलिए आपने अब देखिए लास्ट का समय है तो अब ज़्यादा क्लास के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना है। जितना आप पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन कीजिए, उसका अभ्यास आप कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना आपको उससे फ़ायदा होगा। तो अंतिम समय अभ्यास में आप दीजिए और नया आप पढ़ने का प्रयास ना करें, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये जो है ना आपके लिए अब पुराना ही जितना पढ़ लिया है उसको रिवीजन करना ज़्यादा बेस्ट है। ओके, तो इतना ही रखते हैं। और कहीं कोई समस्या, कोई शंका, और पेपर से एक दिन पहले मैं आपके लिए 1-2 दिन अभी 22 देखिए 2-3 दिन अभी मैं भी व्यस्त हूँ, तो आने वाले पेपर से 2-3 दिन पहले हो सकता है कि एक ही मैराथन लास्ट कराएं और शिक्षण अभिरुचि के उसमें सारे क्वेश्चन लें, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। उसमें सिद्धांतों को भी मैं एक बार ले लूँगा और जिस तरह के क्वेश्चन 22-23 में लिए हुए हैं उनको वहाँ पे 22-23-24 के क्वेश्चन पेपर से उनको भी सम्मिलित करके उस तरह के बना के क्वेश्चंस अपडेट में कर दूँगा। थोड़ा समय अभाव के कारण इस बार मैं उतना आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया था, फिर भी प्रयास पूरा आप लोगों के लिए मेरे द्वारा किया जा रहा है। और कहीं भी ऐसी कोई शंका आपकी है, कोई समस्या है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, सभी चीज़ें वहाँ अपडेट आपको कर दी जाती हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग अधिकांशतः लोग होंगे, और जो नहीं है वो भी वहाँ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक वहाँ पे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप लोग भी अपना कर्तव्य करें और अन्य जो भी साथी आपके हैं उनको यह वीडियो शेयर करें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, ये जो चीज़ें हैं यूट्यूब में। देखिए ये कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि केवल अध्ययन तक हम लोग सीमित हैं, तो ये सब चीज़ें जो आपका कर्तव्य है वो आप लोग को करना चाहिए। तो इतना ही आज की इस वीडियो में रखते हैं। अस्तु, नमो नमः, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आप सभी को आप परीक्षा के लिए बहुत बहुत अभी से शुभकामनाएं, और अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। रिवीजन, जितना नोट्स बनाए हैं, जितना लिखे हुए हैं, जो जो चीज़ें हैं, सभी लोग अभ्यास उसका कीजिए, ठीक है। और कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी तो उनको मैं और आपको शेयर कर दूँगा। अस्तु।